हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम कर रहे हैं ऑपरेशन मास्टरमाइंड, द क्रेजी डॉक्टर हु शुक इंडियन रेलवेज। हैं क्या है, देखते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दिन 6 दिसंबर 1993 और समय सुबह के 5:15। इंडियन रेलवेज के साथ कुछ हुआ। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए निकली राजधानी एक्सप्रेस कोटा के इंदरगढ़ और आमली स्टेशन के बीच तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बाकी ट्रेन की तरह कोच नंबर C7 में भी ज्यादातर लोग गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन सीट नंबर 7 और 8 पर बैठे दो व्यापारी दोस्तों अशोक और हेमंत को नींद नहीं आ रही थी। कुछ गड़बड़ करने अरे यार, वाले हेमंत थे के टाटा फिर नीचे गिर गया। अभी पिछले हफ्ते मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे थे। इस साला हर बार मेरे सर मुंडाते ओले पड़ते हैं। अशोक ये कहता है तो थोड़ा सा हंसते हुए हेमंत फटाक से उत्तर देता है, अबे अब क्यों रो रहा है? जब मैं कह रहा था कि रिलायंस में पैसा लगा तब तो तूने मेरी सुनी नहीं। देख 3 दिन में कितना ऊपर चले गए अपने धीरू भाई। अबे यार कुछ तो शर्म कर, जले पे नमक छिड़क रहा है। और साले तो इतना बड़ा अंतर्यामी है तो ज्योतिष की दुकान खोल लेना, लोगों को भविष्य बता और दबा के पैसे कमा। राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई से दिल्ली जा रहे अशोक और हेमंत नामक दो दोस्त शेयर मार्केट के ऊपर एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि तभी अचानक सीट नंबर 4 के नीचे से उन्हें बीप जैसी कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एक जोर का धमाका उनकी बोगी के परखच्चे उड़ा देता है। मुंबई नई दिल्ली राजधानी में एक हल्की तीव्रता का विस्फोट हुआ था जिसमें अशोक और हेमंत समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई थी। इसके ठीक 45 मिनट बाद सूरत से मुंबई जा रही फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस के कोच D1 में धमाका होता है जिसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल होता है और रेलवे को अत्यंत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस वाले ब्लास्ट के कोई 1 घंटे बाद नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए निकली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के कोच नंबर 4895 में एक जोर का धमाका होता है जिसमें अहमद माजिद इस्माइल और जीवन ज्योति नामक 2 यात्री मारे जाते हैं। 15 यात्रियों को अत्यंत गंभीर चोटें आती हैं और रेलवे को करोड़ों की हानि पहुंचती है। इसी दिन सुबह के ठीक 10:30 बजे नई दिल्ली से कलकत्ता जा रही राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार के टॉयलेट में भी एक धमाका होता है। इलाहाबाद डिवीजन में हुए इस धमाके में पेंट्री कार के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल होते हैं और पेंट्री कार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही कलकत्ता से नई दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस में भी हल्की तीव्रता वाले 2 बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे। एक बॉम्ब को कोच नंबर C6 के टॉयलेट में प्लांट किया गया था और दूसरे को C2 के टॉयलेट में। C6 में रखा बॉम्ब तो सुबह के ठीक 5 बजे फट जाता है, लेकिन C2 वाले बॉम्ब को समय रहते पुलिस ढूंढ लेती है और कानपुर डिवीजन के भांपुर स्टेशन पर इसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया जाता है। इसके कुछ घंटे बाद दोपहर को मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस में भी RPF को एक बॉम्ब मिलता है जिसे फटने से केवल कुछ मिनट पहले निष्क्रिय कर दिया जाता है। कैसे मिला? देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे इन ट्रेन धमाकों से रेलवे प्रशासन और यात्रियों में घोर दहशत फैल जाती है। केंद्र सरकार द्वारा हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। 5 राज्यों की पुलिस इन धमाकों की जांच करने में जुट जाती है और जल्द ही साफ हो जाता है कि ये धमाके क्यों करवाए जा रहे हैं। क्यों? आज बाबरी मस्जिद दहन की पहली सालगिरह थी। पुलिस को इन धमाकों के पीछे का कारण तो समझ में आ गया था, लेकिन इनका मास्टरमाइंड कौन है इसके बारे में उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अभी 9 महीने पहले मार्च में हुए मुंबई सीरियल धमाकों के बाद कई बड़े आतंकी मॉड्यूल्स को नष्ट किया जा चुका था और देश के लगभग सभी जाने माने आतंकी सरगनाओं को जेल में डाल दिया गया था। तो फिर इन ट्रेन धमाकों का मास्टरमाइंड आखिर कौन हो सकता था? ये सब देखे ना मैं तो दिल का घबराने लग जाता है। काफी पुराना बता रहे हैं। फिर भी उस टाइम तो हमें पता ही नहीं चला ये सब। शुरू करो जल्दी। 12 मार्च 1993, एक काला स्याह दिन।
जब मुंबई में एक के बाद एक पूरे 12 धमाके हुए थे, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1400 घायल हो गए थे। इन धमाकों ने मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। भारत के इतिहास में इतने बड़े स्तर का, इतना सुनियोजित यानी कि वेल कोऑर्डिनेटेड आतंकी हमला पहले कभी नहीं हुआ था। चारों तरफ एक हाहाकार समझ गया था। सरकार बहुत ज्यादा दबाव में आ गई थी और शायद इसीलिए मुंबई पुलिस और सीबीआई की एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन कर दिया गया था, जिसको इन धमाकों की जांच करनी थी। अभी एसटीएफ मुंबई धमाकों की जांच कर ही रही थी कि 6 दिसंबर 1993 के दिन ट्रेन में भी धमाके हो जाते हैं और 21 दिसंबर के दिन ट्रेन धमाकों का ये केस भी इसी एसटीएफ को सौंप दिया जाता है। एसटीएफ जिसे सीबीआई के डीआईजी नीरज कुमार हेड कर रहे थे। नीरज कुमार जानते थे कि मुंबई धमाकों के मुकाबले ट्रेन धमाकों की ये जांच कहीं ज्यादा जटिल होने वाली है। मार्च के सीरियल धमाके जहां मुंबई में अलग अलग स्थानों पर हुए थे, वहां ये ट्रेन वाले धमाके देश के अलग अलग राज्यों में हुए थे, जिसका मतलब ये था कि सीबीआई को अपनी ये जांच अलग अलग राज्यों की पुलिस, रेलवे पुलिस, सीआईडी, सीबीसीआईडी और आरपीएफ के साथ तालमेल बिठाते हुए करनी थी। इस इन्वेस्टिगेशन की महत्ता और जटिलता को भांपते हुए नीरज कुमार बिना कोई समय गवाए तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं। वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की रेलवे पुलिस से इन धमाकों की केस फाइल्स मंगवाते हैं और फिर खुद इन राज्यों में जाकर क्राइम सीन के दौरे और स्थानीय पुलिस के साथ मीटिंग्स करने में लग जाते हैं। 1994 एसटीएफ को ट्रेन धमाकों की जांच शुरू किए लगभग 3 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन अब तक सीबीआई के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था कि 13 जनवरी 1994 के दिन सीबीआई डायरेक्टर के विजय रामा राव नीरज कुमार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने ऑफिस बुलाते हैं। इस मीटिंग में नीरज कुमार को तुरंत हैदराबाद जाने का आदेश देते हुए राव उनसे कहते हैं, नीरज, वो हैदराबाद एटीएस से एक एसीपी ने मुझे कांटेक्ट किया है। उसके किसी खबरी के पास ट्रेन धमाकों से जुड़ी कोई बड़ी टिप है, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है कि जानकारी वो सिर्फ सीबीआई को ही देगा। तुम एक काम करो, अभी के अभी हैदराबाद निकल जाओ और उस एसीपी और उसके खबरी से मिलो, जरा पता तो करो ऐसा क्या है उसके पास। इस दिन रात को 8 बजे नीरज कुमार की फ्लाइट हैदराबाद लैंड कर जाती है। आंध्र पुलिस द्वारा उनके रहने का इंतजाम पुलिस मेस में किया गया था, लेकिन मेस की जगह वो एयरपोर्ट से सीधा उस एसीपी से मिलने निकल जाते हैं जिसके खबरी के पास धमाकों से जुड़ी जानकारी थी। हैदराबाद एटीएस का एसीपी राज्य के सबसे दबंग ऑफिसर्स में से एक था और उसकी कद काठी और चाल ढाल के कारण सब उसे प्यार से गब्बर सिंह कहकर बुलाया करते थे। जैसे ही नीरज कुमार एसीपी गब्बर सिंह के ऑफिस में प्रवेश करते हैं, उस खबरी को बुलावा भिजवा दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों आईपीएस ऑफिसर्स एक दूसरे से बातें करने में लग जाते हैं और कोई आधे घंटे बाद कमरे में उस खबरी की एंट्री होती है। अरे आओ बैठो, देखो दिल्ली से सीबीआई के बहुत बड़े साहब तुमसे मिलने आए हैं। जैसे मुझे मानते हो ना, इनको भी बिल्कुल वैसे ही मानने का है, ओके? एसीपी गब्बर ये कहते हैं तो नीरज कुमार को सलाम करते हुए ये खबरी उनसे पूछता है, साहब वो एपी एक्सप्रेस का बम धमाका आप ही देखते हैं? सीधा सा दिखने वाले इस खबरी से सुन नीरज कुमार हाँ में सर हिलाते हैं तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो आगे कहता है, साहब वो मुंबई में एक जगह है मोमिनपुरा बोल के, वहाँ एक डॉक्टर है जिसका नाम तो उनको नहीं मालूम, पर उसका खैरात का एक हॉस्पिटल है उधर मोमिनपुरा में। वो डॉक्टर ही मास्टरमाइंड है साहब। उसको क्या था? वो क्यों कर रहा है? नीरज कुमार को मिली ये जानकारी इतनी सॉलिड भी नहीं थी कि इसके आधार पर पूरी फौज को ही मोमिनपुरा भेज दिया जाए। इसीलिए नीरज कुमार अपने से 5 साल जूनियर एक आईपीएस ऑफिसर सतीश झा को फोन करते हैं, जो इस समय मुंबई में एसपी के पद पर काम कर रहे थे और इस समय सीबीआई की जॉइंट एसटीएफ का हिस्सा थे। कोवर्ट ऑपरेशंस और रेड्स में महारत रखने वाले एसपी सतीश झा नीरज कुमार के साथ कई संवेदनशील मिशंस पर काम कर चुके थे और उनसे जानकारी मिलते ही वो तुरंत एक छोटी सी टीम इकट्ठा कर मोमिनपुरा जाने की तैयारी में लग जाते हैं। मोमिनपुरा मुंबई सेंट्रल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक मुस्लिम बहुल इलाका जिसका नाम कभी मदनपुरा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की मुस्लिम आबादी अल्प से बहुसंख्यक होती चली गई और इस इलाके के नाम में मदन की जगह मोमिन लग गया। भीड़ भाड़ वाले मोमिनपुरा के निवासी भारत की सरकार और सरकारी अफसरों को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते थे, खास तौर पर अगर उन अफसरों ने खाकी वर्दी पहनी हो। एसपी सतीश झा के नेतृत्व में सादे कपड़े पहने एक एडवांस पार्टी तुरंत मोमिनपुरा के लिए निकल जाती है। इस पुलिस पार्टी में डीएसपी प्रमोद मुदभटकल और इंस्पेक्टर रमन त्यागी जैसे मुंबई पुलिस के कुछ अत्यंत तेज और बहादुर ऑफिसर शामिल थे। मोमिनपुरा पहुंचते ही एसीपी झा और उनके साथी उस चैरिटेबल हॉस्पिटल को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। काफी देर प्रयास करने के बाद भी न ही उन्हें वो हॉस्पिटल मिल पाता है और न ही हॉस्पिटल का मालिक वो डॉक्टर। हॉस्पिटल ही बंद करके चेंज करके चला गया क्या बिल्डिंग?
देखते ही देखते आधी रात बीत चुकी थी और इस समय तक मोमिनपुरा के ज्यादातर निवासी नींद में डूब चुके थे। कुछ चाय और पान की दुकानों को छोड़ ज्यादातर दुकानों के शटर्स बंद हो गए थे और सुनसान पड़ी गलियों से किसी की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय आवारा कुत्तों के। मोमिनपुरा के आवारा कुत्ते जो एसपी सतीश झा और उनके ऑफिसर्स को देख भौंकना शुरू कर चुके थे। एसपी सतीश झा जानते थे कि वो ज्यादा देर ऐसे ही मोमिनपुरा में घूम नहीं सकते। देर सवेर किसी ना किसी को उनके ऊपर शक जरूर हो जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो शायद उनको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इस प्रकार के नकारात्मक विचार लिए एसपी झा मोमिनपुरा की गलियों को छानने में लगे हुए थे कि तभी उनकी नजर एक नुक्कड़ पर खड़ी टैक्सी पर पड़ती है जिसके अंदर उसका ड्राइवर भी लेटा हुआ था। कोई और रास्ता ना देख एसपी झा उस टैक्सी के पास जाते हैं और शीशे पर नॉक करने लगते हैं। भाईजान, हमें मेडिकल इमरजेंसी है, किसी ने बताया कि इधर कोई हॉस्पिटल है। अपनी टैक्सी में सोने का प्रयास कर रहा है ड्राइवर आंखें मलते हुए उत्तर देता है, वो खैराती हॉस्पिटल के साहब, जिसे अपने क्या नाम है वो डॉक्टर जलील अंसारी चलाते हैं। हैदराबाद में बैठे एसीपी गब्बर के खबरी ने सीबीआई को उस डॉक्टर का नाम नहीं बताया था, इसीलिए हवा में तीर चलाते हुए एसपी झा इस ड्राइवर की हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ भाईजान, वही डॉक्टर अंसारी का हॉस्पिटल। कहाँ है वो बड़े भाई, बता दो ना। अरे ये तो रहा साहब, यहाँ से सीधा जाके दूसरा राइट टर्न मारने का और फिर पहला लेफ्ट, बस सामने वो हॉस्पिटल का बिल्डिंग गिरा हुआ है। और आपको डॉक्टर साहब से मिलना है क्या? उनका घर भी वहीं है वैसे। अरे आप परेशानी में हो, चलो मैं ही आपको ले चलता हूँ। ये कहने के बाद जैसे ही ड्राइवर बाहर निकल अपनी टैक्सी के दरवाजे लॉक करता है, डीएसपी प्रमोद और इंस्पेक्टर त्यागी अंधेरे से बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूरी बना बिल्कुल चुपचाप एसपी झा और उस ड्राइवर के पीछे चलने लगते हैं। आगे बढ़ रहे हर कदम के साथ इन पुलिस ऑफिसर्स की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। इनके साथ कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि दबे पांव अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे शेर के साथ होता है। अगर ये टैक्सी ड्राइवर उन्हें सही मंजिल की तरफ ले जा रहा था तो फिर अगले कुछ मिनट ट्रेन धमाकों की पहेली को सुलझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले थे। लो साहब, यही आपका खैराती हॉस्पिटल। कोई 10 मिनट चलने के बाद एसपी झा और वो ड्राइवर एक जर्जर सी दिखने वाली बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था और ऊपर वाली मंजिल पर एक लाइन से बिल्कुल एक जैसी कई सारी चौल। तुम डॉक्टर साहब को भी जानते हो क्या भाई? अब यहाँ तक ले आए हो तो उनका घर भी दिखा दो, बहुत मेहरबानी होगी। अपने दोनों हाथ जोड़ एसपी झा ये कहते हैं तो उनकी असली पहचान से पूरी तरह अनजाने टैक्सी ड्राइवर इसके लिए भी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ आइए ना साहब, ये रही ऊपर ही तो है उनकी चाल। ये कहने के बाद टैक्सी ड्राइवर हॉस्पिटल के साइड में बनी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और अपने चारों तरफ नजरें बनाए एसपी झा चुपचाप उसके पीछे चलते रहते हैं। पहली मंजिल पर बने कॉरिडोर के अंत में पहुंचने के बाद ये ड्राइवर एक चौल का दरवाजा खटखटाता है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, किसी को इमरजेंसी हुआ है। कोई 2 मिनट बाद इस चौल का दरवाजा खुलता है तो एसपी झा के सामने एक 14 साल का बच्चा खड़ा होता है। बेटा, वो डॉक्टर अंसारी घर पर नहीं है क्या? इससे पहले कि लड़का एसपी झा के इस प्रश्न का उत्तर दे पाता, अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अरे हाँ रुको भाई, आ रहा हूँ, चश्मा तो पहनने दो। हाँ बताइए, क्या हुआ? हल्का शरीर, चेहरे पर पकी हुई दाढ़ी और माथे पर नमाज का निशान लिए इस अधेड़ उम्र के आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद एसपी झा कहते हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इस टाइम आपको परेशान किया। वो मैं और मेरा बहनोई हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इधर एसपी झा डॉक्टर अंसारी को बातों में उलझाते हैं और उधर डीएसपी प्रमोद और इंस्पेक्टर त्यागी समेत कई पुलिस ऑफिसर्स कॉरिडोर में प्रकट होते हैं और सीधा इस चौल के अंदर घुस जाते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर अंसारी कुछ समझ पाता है, पुलिस वाले उसकी चौल में रखे सामान को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे कौन हो आप लोग, अंदर कैसे आ गए? ये सामान को हाथ कैसे लगा रहे हो? नीचे रखो उसे और बाहर निकलो अभी कभी। अपने घर में ऐसे अनजान लोगों को तलाशी लेते देख डॉक्टर अंसारी गुस्से के मारे पागल होने लगता है। थोड़ी देर उसे चिल्लाते हुए देखने के बाद एसपी झा अपनी जेब से सिगरेट निकालते हैं और बड़े आराम से 2-3 कश भरने के बाद कहते हैं, अरे चचा आराम से बैठ जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। आधी रात को आपके लिए डॉक्टर ढूंढना पड़ जाएगा। बैठो आराम से बैठ जाऊं? आधी रात को मेरे घर में घुस के तुम लोग मुझे बता रहे हो मैं क्या करूं? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं कौन हूं? चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना यहीं पे तुम सबकी खबरें खुदवा दूंगा। मादर बॉम्ब मिला है। अरे कैसे बूढ़ा और उस टाइप का, और काम देखो।
तलाशी ले रहे एक सब इंस्पेक्टर के मुंह से शब्द निकलते ही कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। इस चौल की दुचत्ती से पुलिस को एक ट्रंक मिला था। ट्रंक जिसका ताला खुलते ही डॉक्टर अंसारी के मुंह पर ताला लग गया था। कुछ सेकंड पहले तक जोर जोर से चिल्ला रहा अंसारी अब पूरी तरह शांत हो गया था, भीगी बिल्ली सा बन गया था। इस ट्रंक के अंदर से पुलिस को कुछ बंदूकें, विस्फोटक, डेटोनेटर्स और वायर्स मिले थे, यानी कि बम बनाने का सामान। अब डॉक्टर अंसारी तो शांत हो गया था, लेकिन उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग जाग गए थे। लोग जो जलीस अंसारी को डॉक्टर नहीं बल्कि एक मसीहा मानते थे और उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। अंसारी के घर चल रही इस पुलिस रेड की खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते इस चौल के नीचे एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। भीड़ जिसका साइज हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता जा रहा था। एसपी सतीश झा जानते थे कि अब अंसारी को ले यहाँ से निकलना आग के दरिया को पार करने जैसा है, इसीलिए वो अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम को तुरंत बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। तभी तो वहाँ पे रहते हैं ना जहाँ पे कम्युनिटी इनकी हो, ताकि रात के लगभग 2 बजे मुंबई पुलिस की हथियारबंद टीम्स लोकेशन पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इस समय तक नीचे खड़ी भीड़ का साइज और गुस्सा दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। जैसे ही एसपी झा और उनके साथी अंसारी को ले चौल से बाहर निकलते हैं, नीचे खड़ी भीड़ पुलिस और अपने ही देश के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देती है। अपना इलाका बना लिया है और दादागिरी कहते रहे। भीड़ में खड़े 2-4 युवक बीच में आने का प्रयास करते हैं तो अपनी पिस्टल निकाल एसपी झा हवा में 2 राउंड्स फायर कर देते हैं। फायरिंग होते ही ये भीड़ कुछ ऐसे तितर बितर हो जाती है जैसे शेर की दहाड़ सुन गीदड़ों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और इसी बात का फायदा उठा एसपी झा और उनकी टीम अंसारी को ले फुल स्पीड में मोमिनपुरा से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी एक मूवी देखी भी है। सुबह के ठीक 3 बजे पुलिस डॉक्टर जलीस अंसारी को ले सचिवालय के पास एसटीएफ के ऑफिस पहुंच जाती है। एसपी सतीश झा सबसे पहले हैदराबाद में बैठे अपने नाखून चबा रहे नीरज कुमार को फोन करते हैं। जैन सर, वी गॉट हिम, लॉकअप में बैठा साला। वेरी नाइसली डन सतीश, ग्रेट जॉब। मैं पहली फ्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ। फोन नीचे रखते ही नीरज कुमार सबसे पहले उस खबरी को धन्यवाद देते हैं और फिर एसीपी गब्बर सिंह को, और फिर यहाँ से सीधा हैदराबाद की पुलिस मैक्स के लिए निकल जाते हैं। इस दिन की दोपहर तक डीआईजी नीरज कुमार मुंबई स्थित एसटीएफ ऑफिस पहुंच जाते हैं। इस समय तक एसपी सतीश झा कोर्ट से अंसारी की पुलिस रिमांड भी ले चुके थे। जब नीरज कुमार एसपी झा के ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले अंसारी के ऊपर ही पड़ती है, जो 3 सीबीआई ऑफिसर्स के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीरज कुमार को देखते ही ये तीनों ऑफिसर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनके लटके हुए चेहरे देख नीरज कुमार समझ जाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे ऐसी शक्लें बना के जैन कौन बोलता है भाई? हाँ, नीरज कुमार ये पूछते हैं तो थोड़ा हिचकिचाते हुए एक ऑफिसर उत्तर देता है, सर ये आदमी इंसान नहीं है, पत्थर है, पत्थर साला। जब से इसको यहाँ लाए हैं इसने एक भी शब्द नहीं बोला है, और तो और ये तक मानने को तैयार नहीं है कि इसके घर से वो हथियार और बॉम्ब बनाने का सामान बरामद हुआ है। नीरज कुमार जानते थे कि अगर डॉक्टर अंसारी ने अपना मुंह नहीं खोला तो इस केस को सुलझाना असंभव हो जाएगा। वो ये भी जानते थे कि कमजोर से दिखने वाले इस डॉक्टर के ऊपर सख्ती भी नहीं की जा सकती। इसीलिए काफी देर तक कुछ सोचने के बाद वो अंसारी के सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और कोई 5 मिनट चुपचाप उसे घूरने के बाद कहते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हिप्नोटाइज कर दो। अगर मैं आपकी पाक किताब यहाँ लेकर आऊँ तो आप उसके ऊपर हाथ रखकर भी यही कहोगे कि आप निर्दोष हो, आपको कुछ नहीं पता? नीरज कुमार का ये पैंतरा काम कर जाता है। पिछले कई घंटों से एक पत्थर की तरह जमा बैठा डॉक्टर अंसारी ये सुनते ही अपना सर ऊपर उठा नीरज कुमार की ओर देखता है और फिर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। लगभग 15 मिनट तक बुरी तरह रोने के बाद डॉक्टर अंसारी खुद को किसी तरह संभालता है और फिर एक डॉक्टर से धार्मिक अतिवादी और अतिवादी से आतंकी बनने की अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। क्या कहानी है? जलीस अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज अंसारी स्कूल के बाद मुंबई आ गया था, जहां उसे साइन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1983 में अंसारी को बीएमसी में नौकरी मिल गई थी, जिसके तुरंत बाद वो शादी कर मोमिनपुरा में सेटल हो गया था। रहने के लिए पूरी मुंबई में मोमिनपुरा को ही चुनना कोई संयोग नहीं था, बल्कि अंसारी का एक सोचा समझा निर्णय था। काफी छोटी आयु में ही अंसारी अहले हदीस के प्रभाव में आ गया था। 50 के दशक में आईएसआई की फंडिंग से शुरू किया गया एक धार्मिक आंदोलन, जिसका उद्देश्य कुछ भी करके भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। भगवान जी, जहाँ देखो मुंबई आने के बाद भी अंसारी ज्यादातर उन मस्जिदों में ही जाया करता था जहां अहले हदीस को मानने वाले लोग इकट्ठा होते थे।
इन मस्जिदों में देश भर से धार्मिक नेताओं को भी बुलाया जाता था जो कश्मीर और फिलिस्तीन का हवाला दे लोगों को भड़काने का काम किया करते थे। और ऐसे ही एक नेता का नाम था आजम गौरी। आंध्र प्रदेश के करीमनगर का रहने वाला एक कट्टर अतिवादी जिसकी एलईटी और नक्सलियों में अच्छी खासी जान पहचान थी। आजम गौरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आईएसआई द्वारा ट्रेन भी किया गया था और वह आंध्र प्रदेश में कई गंभीर केसेस के चलते वांटेड भी था, जैसे कि हैदराबाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हत्या का केस। आजम गौरी की ये भारत और हिंदू विरोधी बातें सुन अंसारी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और जल्दी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। साल 1986-87 में आजम गौरी एक बार फिर मोमिनपुर आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक और आदमी था और इस आदमी का बायां हाथ आधा कटा हुआ था। देखने में किसी आम से मोहल्ले या पड़ोस का रहीम चाचा जैसा दिखने वाला यह आदमी असल में एलईटी का एक अत्यंत खूंखार बॉम्ब मेकर था। भारत में ही रह के भारत की जड़ें खोखली करने वाला एलईटी का एक लाडला, जिसका नाम था सैयद अब्दुल करीम उर्फ टूंडा। आईएसआई के लिए काम करने वाले टूंडा का जन्म साल 1943 की दिल्ली में हुआ था। छोटी आयु में ही वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव पिलखुआ आ गया था और एक मदरसे में रहने लगा था। 80 के दशक में शुरू हुए राम जन्मभूमि आंदोलन को काउंटर करने के लिए टूंडा ने स्थानीय युवकों को भड़काना शुरू कर दिया था, जिनके द्वारा कुछ स्थानीय हिंदू नेताओं और पुजारियों को मारने का प्रयास भी किया गया था। बाबरी दहन के तुरंत बाद टूंडा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान निकल जाता है, जहाँ कई महीनों तक एलईटी कैंप्स में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद आतंक का कहर बरपाने वो इंडिया वापस आ जाता है। डॉक्टर अंसारी के साथ हुई पहली मुलाकात में ही टूंडा समझ जाता है कि आईएसआई के शैतानी इरादों को अंजाम देने के लिए उसे इससे अच्छा बकरा नहीं मिल सकता। मात्र कुछ ही घंटों की बातचीत में टूंडा अंसारी को हथियार हैंडल करने और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद मोमिनपुरा की उस छोटी सी चौल में ही टूंडा और गौरी अंसारी को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और इस तरह एक डॉक्टर जिसने कभी लोगों की जान बचाने की शपथ और ट्रेनिंग ली थी, आज वो डॉक्टर उन इंसानों को मारने के गुर सीख रहा था। लोगों की जान का रक्षक अब एक खूंखार भक्षक बन चुका था। डॉक्टर था, एजुकेशन कुछ आजम गौरी, अब्दुल करीम टूंडा और डॉक्टर जलीस अंसारी का ये मिलन 3 अत्यंत शातिर दिमागों का मिलन था। एक शैतानी मिलन जो आने वाले समय में अपनी ही मातृभूमि को लहूलुहान करने वाला था। अंसारी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद टूंडा उससे लगातार संपर्क बनाए रखता है और कुछ महीने बाद उसे बड़ी मात्रा में बॉम्ब बनाने की सामग्री भिजवा देता है। इसी दौरान अंसारी अहले हदीस को मानने वाले बेरोजगार और गरीब मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाने में लगा रहता है। ये सभी के सभी लोग मुंबई में ही रहते थे और अंसारी के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। ये मुंबई की जो जगह बताई अभी भी है। साल 1989 में टूंडा मुंबई आता है और अंसारी के घर में कई बॉम्ब तैयार करता है। इन बॉम्ब्स को अंसारी के 3 गुर्गों सलीम, बच्चू और रईस द्वारा अंधेरी, खार, सायन, हलीवाड़ा और सीएसटी स्टेशन के पास 5 अलग अलग गुरुद्वारों में प्लांट कर दिया जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य भारत सरकार और हिंदुओं के विरुद्ध सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा भड़काना था। ये डॉक्टर जलीस अंसारी के जीवन की सबसे पहली आपराधिक गतिविधि थी, जिसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समय के साथ साथ अंसारी और उसके आतंकी साथी बॉम्ब्स बना उन्हें प्लांट करने में खासी महारत प्राप्त कर लेते हैं और अब भारत विरोधी हलकों में डॉक्टर अंसारी को एक नए नाम से बुलाया जाने लगता है, डॉक्टर बॉम्ब। भारत सरकार और हिंदुओं के विरुद्ध डॉक्टर अंसारी का खूनी अभियान पहले ही पूरे जोर शोर से चल रहा था कि दिसंबर 1992 में बाबरी को गिरा दिया जाता है, जिसके बाद अंसारी के आदेश पर अहले हदीस के मेंबर्स अब भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार इकट्ठा करने में लग जाते हैं। गुरुद्वारों को निशाना बनाने के बाद अब डॉक्टर अंसारी मुंबई के पुलिस स्टेशन और शिवसेना ऑफिस में विस्फोट करवाता है और एक कांग्रेस विरोधी मजदूर नेता डॉक्टर दत्ता सामंत को भी मारने का प्रयास करता है। इन धमाकों में कई लोगों की जान जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर अंसारी का नेटवर्क पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार से बच जाता है। ये वो समय था जब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी और बाबरी दहन के बाद पहले से ही नाराज अपने माइनॉरिटी वोट बैंक को कांग्रेस गिरफ्तारियां करके और नाराज नहीं करना चाहती थी। भारत सरकार के ढीले ढाले रवैये का परिणाम ये होता है कि अब मुंबई और देश के कई अमीर मुसलमान डॉक्टर अंसारी के आतंकी स्टार्टअप को फंड करना शुरू कर देते हैं
ऐसे ही एक अमीर व्यापारी का नाम था अशफाक खान, जो राजस्थान के दौसा में माइनिंग का काम किया करता था। एक मुलाकात में ही अशफाक डॉक्टर अंसारी से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि सरकार से माइनिंग के लिए मिलने वाले विस्फोटकों को राजस्थान से मुंबई भिजवाना शुरू कर देता है। 1993 का मध्य आते आते अंसारी का आतंकी मॉड्यूल अब मुंबई के बाहर जैसे कि हैदराबाद, गुलबर्गा और गुजरात में भी बॉम्ब प्लांट करने लगता है। पढ़ाई से डॉक्टर अंसारी अपने तेज दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था कि बात जब लोगों के दिलों में दहशत भरने की आती है तो एक बड़ा धमाका वो काम कभी नहीं कर सकता जो 10 छोटे धमाके कर सकते हैं। यही कारण था कि वो और उसके साथी हल्की तीव्रता वाले बॉम्ब प्लांट कर रहे थे। अंसारी और टुंडा का उद्देश्य हिंदुओं के दिलों में खौफ भरना और अपनी सरकार से उनका विश्वास उठाना था। इसके अलावा छोटे धमाकों में रिस्क भी कम था। अंसारी को पता था कि 2-4 लोगों के मारे जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पुलिस को भी उसके ऊपर शक नहीं होगा। आतंकी गतिविधियों के साथ डॉक्टर अंसारी का नेटवर्क पूरे देश में तेजी से फैल रहा था और इसी दौरान 1993 के मध्य में टुंडा उसे अहले हदीस के 2 बहुत बड़े नेताओं से मिलवाता है। एक रायबरेली का डॉक्टर हबीब और दूसरा लखनऊ का डॉक्टर जमाल अलवी। अगस्त 1993 में अहले हदीस का समस्त नेतृत्व लखनऊ में डॉक्टर अलवी के घर पर एक साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए इकट्ठा होता है। इस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि बाबरी दहन का पूरा लाभ उठाते हुए अब आतंकी गतिविधियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। इस मिशन के लिए एक नए संगठन की घोषणा भी की जाती है जिसे नाम दिया गया था क्रश इंडिया फोर्स। हिम्मत देखो, क्रश इंडिया फोर्स। इसके अगले महीने सितंबर में डॉक्टर अलवी के घर पर अहले हदीस की एक और मीटिंग होती है। इस वाली मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है कि बाबरी दहन की पहली सालगिरह पर क्रश इंडिया फोर्स को पहले के मुकाबले कुछ बहुत बड़ा करना होगा। यह प्रस्ताव डॉक्टर जलीस अंसारी द्वारा रखा गया था और इस प्लान के अनुसार इस बार अंसारी का टारगेट राजधानी एक्सप्रेस जैसी देश की बड़ी ट्रेन और इनमें सफर करने वाले एलीट सोसाइटी के लोग होने वाले थे। सही सुना आपने, क्रश इंडिया फोर्स यानी CIF। अपने शैतानी प्लान को अंजाम देने के लिए अब टुंडा और अंसारी अपनी इस नई नवेली फोर्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट देते हैं। मॉड्यूल्स जिनका उद्देश्य 6 दिसंबर 1993 के दिन कुल 6 बम धमाके करना था। ये धमाके दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली और कलकत्ता से दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस, सूरत से मुंबई जाने वाली फ्लाइंग क्वीन, हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली AP एक्सप्रेस और मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस में किए जाने थे। डॉक्टर अंसारी के घर पर असेंबली का काम पूरा होने के बाद ये मॉड्यूल्स बॉम्ब्स ले अपनी अपनी लोकेशंस के लिए निकल जाते हैं, जहां वो नकली पहचानों का इस्तेमाल कर सबसे सस्ते वाले होटल्स में रुकते हैं। फर्जी नामों पर रिजर्वेशन करवा CIF के बॉम्बर्स अपनी अपनी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और पहले से ही निर्धारित स्टेशन पर उतरने से केवल कुछ ही मिनट पहले अपनी अपनी ट्रेन में बॉम्ब्स को प्लांट कर देते हैं। बॉम्ब जिन्हें टाइमर की सहायता से सुबह के 5 और 10:30 बजे के बीच कहर बरपाना था। अंसारी के मॉड्यूल्स द्वारा प्लांट किए गए 6 में से 5 बॉम्ब तो ठीक प्लान के अनुसार फट गए थे, लेकिन मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस वाले बॉम्ब को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया था। डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर बॉम्ब का नीच उद्देश्य पूरा हो चुका था। हर धमाके की न्यूज के साथ रेलवे के यात्रियों और प्रशासन दोनों में ही खौफ फैल जाता है। ज्यादातर ट्रेनों को सबसे पहले उपलब्ध स्टेशन पर रोका जाने लगता है और घबराए हुए यात्री नीचे उतर भागना शुरू कर देते हैं। केवल कुछ ही घंटों के भीतर रेलवे ट्रैफिक और ट्रेन का शेड्यूल पूरी तरह गड़बड़ा जाता है और राष्ट्रीय पुलिस वायरलेस नेटवर्क पोलनेट के ऊपर इतनी कॉल्स आने लगती है कि देश के इतिहास में पहली बार यह नेटवर्क क्रैश कर जाता है। एक राष्ट्रव्यापी आतंकी नेटवर्क ने देश के अलग अलग राज्यों में दिन दहाड़े विनाश फेर दिया था, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी और न ही किसी को इन धमाकों के आरोपियों की वास्तविक पहचान का दूर दूर तक कोई भी अंदाजा था। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, R&AW चीफ AS सयाली और IB चीफ VG वैद्य अब जनता के प्रश्नों का दबाव महसूस करने लगते हैं। लोग जानना चाहते थे कि अगर मुंबई के अंदर मार्च में हुए सीरियल धमाकों के आरोपियों को पकड़ लिया गया है तो फिर इन धमाकों का मास्टरमाइंड कौन है। कब पकड़ा था? डॉक्टर जलीस अंसारी से मिली जानकारी के आधार पर STF द्वारा देश भर में कई रेड्स मारी जाती हैं, जिनमें कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। STF को अपनी जांच में आरोपियों द्वारा प्रयोग किए गए ट्रेन रिजर्वेशन फॉर्म्स और होटल्स के रजिस्टर्स भी बरामद होते हैं।
इसके अलावा आरोपियों के ठिकानों से सीबीआई को अलग अलग प्रकार के हथियार और बॉम्ब बनाने की सामग्री भी मिलती है। इन सबूतों का आधार बनाते हुए एसटीएफ द्वारा अजमेर की एक टाडा कोर्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जमा करा दी जाती है। ट्रेन धमाकों का एक केस लगभग 10 साल तक चलता है और 28 फरवरी 2004 के दिन सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाती है। फांसी दो यार, ये कोई सजा है? इतने लोगों को मार के वो जिंदा रहे। भारत की 5 बड़ी ट्रेनों में हुए इन धमाकों के 7 साल बाद 6 अप्रैल 2000 के दिन आईएसआई का गुर्ग आजम गौरी पीपल्स वॉर ग्रुप नाम के एक नक्सली संगठन से मिलने आंध्र प्रदेश के जगतियाल जिले में आता है। गौरी जानता था कि आंध्र प्रदेश में उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं और इसीलिए पिछले कई सालों से वो यहाँ ज्यादा समय नहीं गुजारता था। जगतियाल में हुई इस मीटिंग में गौरी पीडब्ल्यूजी को आश्वासन देता है कि जल्द ही उनके लिए अत्यंत आधुनिक हथियारों और विस्फोटकों का इंतजाम आईएसआई द्वारा करवा दिया जाएगा। इसके बाद गौरी अपने ड्राइवर के साथ मारुति कार में बैठ हैदराबाद दक्कन रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है, जो लगभग 190 किलोमीटर दूर था। लेकिन इससे पहले कि वो जगतियाल से बाहर निकल पाता, एक हाईवे पर उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। गौरी का ड्राइवर नीचे उतरता है और बोनट खोल गाड़ी ठीक करने में लग जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा गौरी परेशान होने लगता है क्योंकि वो जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश से बाहर निकलना चाहता था। क्या हो गया सलमान, इतना टाइम क्यों लग रहा जी? गौरी अपने ड्राइवर से पूछता है लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता और इसीलिए गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। अरे क्या हुआ चिनाल, गाड़ी को तुम्हें कुछ बोलते? क्या हुआ? मारूसी ने मार दिया गाड़ी का। गौरी का ड्राइवर बीच सड़क से गायब हो चुका था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सादे कपड़े पहने एटीएस के कुछ ऑफिसर्स पेड़ों के पीछे से प्रकट होते हैं और अपनी अपनी बंदूकें ठीक गौरी के सर पे तान देते हैं। साथ में हेल्प की है। ये देख बहुत ज्यादा घबरा चुका गौरी भी हड़बड़ाहट में अपनी सलवार से एक मौजर निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, एटीएस की सरकारी गोलियां उसे भून डालती हैं। गौरी के मारे जाने के 17 साल बाद आईबी की इंटेलिजेंस के आधार पर दिल्ली पुलिस अब्दुल करीम टुंडा को पाकिस्तान जाने का प्रयास करते हुए नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करती है, जहां से उसे सीधा अजमेर जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है। इस समय तक रिटायर हो चुके नीरज कुमार को जब ये खबर मिलती है तो खुशी के साथ साथ उनके मन में ट्रेन ब्लास्ट केस की वो यादें भी ताजा हो जाती हैं। आज 24 साल बाद भी इस केस को याद कर नीरज कुमार को सीबीआई के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। एक राष्ट्रव्यापी आतंकी संगठन जिसके अस्तित्व के बारे में RNAW से लेकर आईबी और राज्यों की पुलिस से लेकर CID तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे खूंखार आतंकी संगठन का पर्दाफाश कर कुल 40 ब्लास्ट केसेस को सुलझाना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन एक बात आज भी नीरज कुमार को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये कि अगर एक अनपढ़ बेरोजगार आदमी धर्म के नाम पर अपने ही देशवासियों का खून बहाने लगे तो फिर भी एक बार को समझ में आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिसे अपने जीवन में दूसरों की तरह बराबर मौके मिले हों, जिसे इस देश की सरकार ने अपने खर्चे पर पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया हो, जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ हो, ऐसा आदमी धर्म के नाम पर डॉक्टर अंसारी से डॉक्टर बॉम्ब आखिर कैसे बन सकता है? Very scary. ले, अच्छा मिल गया फिर। खा। माय गॉड, कितना अच्छी प्रेजेंटेशन थी कि मेरा तो दिल धक धक कर रहा था और मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था। और एंडिंग देखिए कि एंड तक वो बंदा वैसा का वैसा सुधरा ही नहीं, इतने कुकर्म करने के बाद भी सुधरा नहीं। और वो कोशिश क्या करे, पाकिस्तान किसी तरह चला जाऊं। ये पाकिस्तान ने हमारी कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है यार। इसको देख के और आजकल की सिचुएशन भी देख के और वो केरला स्टोरी देखकर मन तो करता है कि भैया मोदी जी कर दो अटैक, वॉर होता है तो हो जाए। अब ये थॉट आ गया है कि भैया एक ही बारी सब खत्म करो ताकि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स ना हो। इतना बुरा हाल कर दिया है लोगों को, कैसे ब्रेन वॉश। हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होगा तो शायद थोड़ा समझदार होएगा कोई इंसान, ऐसे ब्रेन वॉश नहीं होंगे। पर ये तो होते जा रहे हैं, ये तो सब होते जा रहे हैं। ये सिर्फ अपने रिलीजन को सोच के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं यार। ऐसे लोगों के साथ कौन टैकल करे? पॉइंट ये था, दुख की बात ये थी कि वो जिसने सब किया था वो इंडिया का इंसान था। वही तो। और उसको हो भी सकता है, जैसे कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद के दहन के बाद बुरा लगा हो, तो उनसे पूछो कि हमें कितना बुरा
बुरा लगा होगा जब हमारे इतने सारे मंदिरों को किया है। पॉइंट यही था कि जो भी गवर्नमेंट है या टेक्स्ट बुक है, जितनी भी एजुकेशन है, उसने क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि पहले वहाँ पे जहाँ पर की बात हो रही है या जहाँ जहाँ प्रूफ मिले हैं, पहले हिस्ट्री में कवर करना चाहिए। इतने सारे मंदिर थे, जो एग्रेसर बाहर से आया उसने मंदिर तोड़े और अपने रिलीजियस मॉन्यूमेंट बनाए। इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कोई नॉर्मल इंसान बोलेगा ओके पहले उनके थे, वहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, अब हमारा उसके बाद बना क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बनाया है, तो उसे कुछ तो लॉजिक आएगा। दुख की बात यह है कि वो हिंदुस्तान का इंसान था जिसने किया, और ISI तो ऑब्वियसली मौका देख रहा था। वो तो ढूंढ रहे ऐसे लोग, उसे तो इंडियंस ऐसे चाहिए कि वो इंडियंस पकड़ो। तभी तो ये सारे जो चैनल्स हैं इंडियन मुस्लिम कर करके ढूंढते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि आपको एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि इंसान लॉजिक देख पाए कि जो एग्रेसर आया था उसने तोड़ के अपनी चीजें बुकों में डालो, ये बुकों में हर क्लास में ये पढ़ाया जाए कि उन्होंने आके मंदिर तोड़े, दिखानी चाहिए, हर सिटी में लिस्ट करनी चाहिए, ताकि सिटी में सब बच्चों, हाँ, ताकि ये बच्चों को पहले से ही पता हो कि अगर जब वापस मंदिर बन रहे हैं, तोड़े गए थे, वहां पे हुआ था अत्याचार, वो वापस जस्टिस हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को गलत बताया जा रहा है कि पहले मंदिर था, अब वापस वहां मंदिर बनाया जा रहा है। बिल्कुल है, पर कहीं ऐसे भी होंगे, उन्हें ये होगा कि तोड़ा है तो अच्छा किया है, मंदिर ने अब यही बना रहना चाहिए। कईयों की सोच भी तो ऐसी पागल हो भी सकती है, क्या पता इन लोगों का। पर देखो कितना, मतलब दिस इज जस्ट शॉकिंग कि इतना अंदर तक पाकिस्तान ने घुस के इंडिया के अंदर लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया। लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग जो हैं वो एग्रेसर नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई जो आए थे बाहर से वो एग्रेसर है, हम भी उन्हीं के हैं, वो उनको समझ नहीं आता, उन्हीं के नहीं हो। इनफैक्ट जो बाहर से आए थे वो, उनकी भाषा देखिए क्या थी और हमारी भाषा क्या थी। लास्ट मिनट तक उन्होंने अपनी भाषा कन्वर्ट नहीं की, राइट। वो लोग जो हैं अपनी पर्शियन ही बोलते रह गए। नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है अपने इंडिया से, चले जाओ फिर पाकिस्तान। यहाँ क्यों बैठे हो यार, अपने पाकिस्तान जाके रह लो फिर, यहाँ कंट्री को क्यों खराब कर रहे हो, समझ ही नहीं आती है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।